विद्युत संवाद में आपका स्वागत है। मैं सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल से अंशुमन, मेरे साथी मनीष के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्युत संवाद सेंटर फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड पीपल की एक पहल है, जहाँ पर हम नीतिगत बदलावों, ज़मीन से जुड़ी रियलिटीज़, उपभोक्ता महत्व और गवर्नेंस के विभिन्न चैलेंजों के जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम राजस्थान में की बिजली व्यवस्था में होने वाले कुछ बड़े बदलावों पर चर्चा करेंगे, जिनका असर सीधा हमारी जेब के साथ ही बिजली की सप्लाई पर भी पड़ने की आशंका है। आने वाले वर्षों के लिए राजस्थान ने अपनी बिजली उत्पादन और अनुबंध क्षमता में काफ़ी बड़े बदलाव करते हुए बढ़ोतरी करने का प्रयास किया है। इसके लिए सेंट्रल की काफ़ी सारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स किए गए हैं, नए अनुबंध के प्रस्ताव दिए गए हैं। इसके अलावा 3200 मेगावाट की एक बिजली खरीद परियोजना का प्रस्ताव भी राज्य ने दिया है, जो कि शुरुआत में तो आरईआरसी ने यानी राजस्थान के विद्युत आयोग ने नकार दिया, लेकिन अभी वह एक रिव्यू या पुनर्विचार की स्टेज में है। तो सवाल यह है कि क्या इन फैसलों से हमें सस्ती, रिलायबल और सिक्योर्ड बिजली की प्राप्ति होगी, या फिर इससे बिजली महँगी होगी, सिस्टमिक इश्यूज़ पैदा होंगे या और एडिशनल रिस्क उत्पन्न होंगे? आज के इस संवाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा संवाद में क्या ठीक है, क्या चिंताएँ हैं और क्या विकल्प है, जिससे कि राजस्थान की बिजली व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, जिससे कि उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिले। तो मनीष, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस विषय की उपभोक्ताओं के लिए महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है? आपकी नज़र में राजस्थान के उपभोक्ता इस विषय के बारे में क्यों जानें? इसकी क्या उपयोगिता है? जी। सबसे पहले तो मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। अ, इस विषय की महत्वपूर्णता पर जब बात करते हैं, तो बहुत साधारण-सी बात है कि जैसे आपकी बिजली की दरें बढ़ती या घटती हैं, बिजली की खरीद बढ़ती या घटती है, वो सीधे के सीधे आपके बिजली की दरों पर उसका प्रभाव दिखता है। बिजली अगर आप कम खरीदते हो, तो फिर जो है आप लोड शेडिंग जैसे परेशानियों को झेलोगे, जहाँ आपके 2 घंटे या 8 घंटे की बिजली की कटौती होती है, 2 घंटे 4 घंटे की रोज़ाना, वही बढ़कर आने वाले समय में कम खरीद होने पर 8 घंटे 10 घंटे तक कटौती बढ़ सकती है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खरीद रहे हो, तो फिर इससे क्या होगा कि आपके बिजली के जो बिल हैं, उन पर वो सीधा असर दिखेगा, क्योंकि बिजली की ख बिल में 70% हिस्सा लगभग-लगभग बिजली की खरीद पर निर्भर करता है। तो आप ज़्यादा बिजली खरीदोगे, जिसका भले आप इस्तेमाल करो ना करो, आपको उसका बिल भरना पड़ेगा। और ये जो है लंबे समय में धीरे-धीरे आपकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर आपको दिखाई देगा। राइट। लेकिन इसमें मैं फिर भी ये समझना चाहूँगा कि राज्य स्तर पे ये जो चूँकि ये फैसले लिए जा रहे हैं, इनका जी। असर सीधे-सीधे उपभोक्ताओं पर किस तरीके से पड़ता है? यानी कि ये बिजली की योजना और खरीद की प्रक्रिया है जो है, ये हमारी जेब पर और बिजली की उपलब्धता पर कैसे असर डालती है? हाँ, बहुत सही सवाल है ये अंशुमन। ऐसे तो दोनों में भले कनेक्शन दिखे ना, पर अगर आप आज की मौजूदा व्यवस्था, मौजूदा स्थिति में देखें, तो जो विद्युत वितरण कंपनियाँ हैं, जो हमें बिजली सप्लाई करती हैं, उन कंपनियों का जब भी किसी बिजली उत्पादन करने वाले कंपनियों के साथ कोई भी समझौता होता है, तो उस समझौते के अंतर्गत एक फ़िक्स्ड कॉस्ट नाम की एक कॉम्पोनेंट होती है। फ़िक्स्ड कॉस्ट यानी कि एक ऐसी लागत जो आपके कार्य पर निर्भर नहीं होती है। आप उस बिजली घर से 1 यूनिट भी बिजली ना खरीदें या भले आप 100 यूनिट बिजली खरीदें, ये फ़िक्स्ड कॉस्ट उतनी ही आपको यानी बिजली वितरण कंपनी को देनी पड़ती है। ये किसी भी घर या ऑफ़िस के किराए की तरह है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर या ऑफ़िस का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने किराए पर लिया है, तो आपको मासिक किराया अदा करना पड़ेगा। यही हालत होता है विद्युत वितरण कंपनियों के साथ। और ये तो रहा डायरेक्ट कि ये जो है अगर उनका किराया बढ़ेगा, अगर उनके फ़िक्स्ड कॉस्ट बढ़ेंगे कंपनियों के, तो वो सीधे-सीधे आप पर वो कॉस्ट लाद देंगे। राइट। और ये कॉस्ट सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये कॉस्ट अनावश्यक है, अगर आप एक्सेस बिजली खरीद रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि जहाँ आपके 3-4 बिजली घरों के साथ समझौते करने पर आपकी जो ज़रूरतें अगर पूरी हो जाती हैं और आप 5वें और छठे बिजली घर से भी आप समझौता करते हैं, तो होता ये है कि 5वें और छठे बिजली घर से भले आप बिजली ना खरीदें, आपको उनका किराया, आपको उनका फ़िक्स्ड कॉस्ट देना पड़ेगा। ओके।
एक इनडायरेक्ट इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आपको पता है और आप सभी को पता है, दर्शकों को भी, कि जो वितरण कंपनियाँ हैं, ना केवल राजस्थान की बल्कि पूरे देश की, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, वो होता इसलिए है क्योंकि वो लोग को, उन कंपनियों को जो फ़िक्स्ड कॉस्ट या फिर जो भी उनके जो खर्च होते हैं, वो जैसे-जैसे बढ़ते हैं, बढ़ोतरी दिखती है, वो उसी हिसाब से अपने जो बिल हैं, जो वो आपसे लेते हैं, उनमें बढ़ोतरी वो नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण हैं, होता है राजनैतिक या फिर सामाजिक, जो भी कारण है वश वो बिल आपसे बढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें कंपनियों को देने वाली जो फ़िक्स्ड कॉस्ट है, वो तो बढ़ी हुई रहती हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं, जो कि राइट, नेटवर्क को मेंटेन करने में जाते हैं, राइट, उनसे कटौती करके वो फ़िक्स्ड कॉस्ट को पेमेंट करते हैं, जो कि लंबे समय में नेटवर्क में खामियों में और सप्लाई के क्वालिटी की खामियों में वो नज़र आती है। और इसका तीसरा एक और असर, आप इनडायरेक्ट अगर आप कहें कि आप मान लो ये कहें कि ठीक है, 5वें या छठे बिजली घर भले वो बने हुए हों, आप हम उनसे समझौता ही नहीं करेंगे। तो इसमें एक परेशानी ये होती है कि ये जो बिजली घर जो बन रहे हैं, ये बहुत महँगे होते हैं। लगभग अगर आप 1000 मेगावाट का कोई बिजली घर बना रहे हो, तो आपको 10-15 हज़ार करोड़ का खर्च उठाना पड़ सकता है, जो कि किसी निजी व्यक्ति या कंपनी के पॉकेट से नहीं भरी जाती है, जो आपके पब्लिक बैंक के पैसों से या नहीं तो सरकार के दिए हुए ज़मीन पर बनाए हुए संपत्ति पर ये प्लांट बनते हैं, ये बिजली घर बनते हैं। तो अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हो, तो भले वो पैसे खर्च हो गए, उनका कुछ भी रिटर्न नहीं हो पाता है। और सबसे अहम बात ये है, इस चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी अगर हम इस पर कोई भी डिसीज़न सही तरीके से ना लें, तो क्योंकि बिजली के घरों को बनने में 4 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं। अगर आज आप कोई गलत कदम उठाते हैं, तो इस गलती का जो भुगतान है, वो आप और आपके आने वाले जो बच्चे हैं, वो करेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट, नोटेड। तो इस पे एक्चुअली अंशुमन मेरा सवाल ये बनता है, क्योंकि आप इस क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और ख़ास करके राजस्थान में काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। राजस्थान में क्या ये पावर प्लानिंग और रिसोर्स एडेक्वेसी जैसी चीज़ें सही तरीके से चल रही है? क्या स्थिति है राजस्थान की? राइट। जी, मनीष, तो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करने के पहले मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से बिजली की योजना हमारे देश में होती है और किस तरीके से राज्य में होती है। तो इस प्रक्रिया के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है डिमांड एस्टिमेशन, यानी कि माँग का पूर्वानुमान, जी, और दूसरा है उस डिमांड की पूर्ति के लिए किस तरीके के सोर्सेज़, टेक्नोलॉजी या थ प्लांट्स लगाए जाएँगे, यानी जी, कि कैपेसिटी प्लानिंग किस तरीके से की जाएगी। जी, तो केंद्र सरकार की संस्था है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, जिसका कार्य है लंबी अवधि की मांग का, बिजली की मांग का पूर्वानुमान लगाना। हुँ, वो इलेक्ट्रिक पावर सर्वे नाम की रिपोर्ट्स या के तहत इन डिमांड फोरकास्ट्स को रिलीज करती है और सभी राज्यों के लिए ये इलेक्ट्रिक पावर सर्वे यानी ईपीएस लागू करती है। जी, यहाँ पे ये भी जानना आवश्यक होगा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी स्टेट्स द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर ही इन डिमांड फोरकास्ट या मांग का पूर्वानुमान को फाइनल करती है। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी काम करती है रिसोर्स एडुकेसी प्लान पे। रिसोर्स एडुकेसी प्लान का मतलब है कि पहले जिस तरीके से आपने डिमांड को एक बार एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद उस डिमांड की पूर्ति के लिए क्या सोर्सेज़ होंगे, क्या टेक्नोलॉजी मिक्स होगा, सोलर होगा, थर्मल होगा, हाइड्रो होगा, गैस होगा, या फिर किस तरीके के पावर परचेज़ एग्रीमेंट्स होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, मीडियम टर्म होंगे। तो उन सबको का आकलन जो है वो एक तरीके से रिसोर्स एडुकेसी प्लान के अंतर्गत किया जाता है। जी, और राज्य सामान्यतः सीए के इन ईपीएस और रिसोर्स एडुकेसी प्लान्स को अडॉप्ट करते हैं और उन इस अडॉप्शन के अंतर्गत वो अपने-अपने राज्य में जो भी विद्युत विनियामक आयोग है यानी बिजली आयोग है, जी, उनसे इन प्लान्स को सबमिट करके आयोग का अप्रूवल लेते हैं। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि सीए का ईपीएस और रिसोर्स एडुकेसी प्लान राज्यों के लिए एक मैंडेट ना होके एक गाइडेंस के रूप में काम करता है। अच्छा, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि राज्य इनको पूरी तरीके से फ़ॉलो करे। लेकिन ऐसे में जब भी वो कमीशन या बिजली आयोग के पास किसी भी तरीके के डेविएशन को लेके जाते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो उस डेविएशन के रीज़न्स को एक पूरे
एविडेंस या प्रमाण के साथ सहित एक टेक्निकल स्टडीज़ के बेसिस पे उसको जस्टिफ़ाई करें। जी। तो ये बात हुई किस तरीके से कार्य होता है राष्ट्रीय स्तर पे और जी, राज्य में जी। ज सामान्यतः। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने भी अपने नियमों के तहत एक एनर्जी असेसमेंट कमेटी बना रखी है। जी। इस एनर्जी असेसमेंट कमेटी का कार्य भी स्टेट के वास्तविक डेटा के आधार पर लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग यानी माँग का पूर्वानुमान करना है और उसके लिए किस तरीके से किन तकनीकों का एक तरीके के पीपीएस का या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म अरेंजमेंट्स का ज़रूरत होगा, उसका भी आकलन ये एनर्जी असेसमेंट कमेटी करती है। जी, तो आपने जो है मुझे अभी तक तो प्रोसेस के बारे में बता दिया, क्या प्रक्रिया है गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस के तहत इनके बारे में बताया। तो अभी राजस्थान के डिमांड एस्टिमेशन में एक्चुअली क्या स्थिति है? क्या डिमांड एस्टिमेट्स दिए गए हैं राजस्थान के लिए? जी, तो अगर राजस्थान के पिछले 2 वर्ष के ईपीएस, रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान और ईईसी के मिनट्स को देखें, तो जनवरी 2024 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान राजस्थान के लिए जारी किया था। जी, इस रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान में 2031-32 तक की बिजली ज़रूरतों का खाका था और इस प्लान के अनुसार 2031-32 तक लगभग 3200 मेगावाट की थर्मल पावर की दरकार राज्य को थी और लगभग 19,000 मेगावाट से ज़्यादा सोलर बिजली की आवश्यकता राज्य को थी। जी, लेकिन इसके बाद में 2025 की शुरुआत में सीए ने एक अपडेटेड रिसोर्स एडुकेसी प्लान लगाया जिसके अंदर समय सीमा को बढ़ाकर 2035-36 तक कर दी गई और इस नए आकलन में ताज़ा नए आंकड़े और नए अजम्पशंस को इंक्लूड किया गया। जी, इस रिपोर्ट में एक बड़ा चेंज ये देखा गया कि 2031-32 तक थर्मल ऊर्जा में किसी तरीके की किसी इजाफे की बात नहीं की गई हुँ, और मांग का अनुमान पहले के मुकाबले कम कर दिया। जी, इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की एनर्जी असेसमेंट कमेटी और एजेंसी द्वारा पीक डिमांड की वृद्धि लगभग स्थिर रही थी, जो कि सही नहीं है। हुँ, इसके हुँ, अलावा उनका कहना ये भी था कि राज्य में वास्तविक डिमांड की ग्रोथ वह नहीं है, जो कि अभी तक उन्होंने अज़्यूम की थी। जी, तो इस तरीके से सीए की इस नई रिसोर्स एडुकेसी रिपोर्ट में माँग को काफ़ी हद तक कम कर दिया। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि सीए की जनवरी 2024 की रिपोर्ट को एनर्जी असेसमेंट कमेटी और राज्य ने अपना लिया था, एक तरीके से अच्छा, अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, लेकिन जब 2025 में नई रिसोर्स एडुकेसी प्लान को सीए ने रिलीज़ किया, जी, तो ईएसी की अगस्त 2025 की बैठक में उन्होंने माना कि सीए के एस्टिमेट्स काफ़ी कंज़र्वेटिव है। उनका कहना था कि राज्य की माँग काफ़ी ज़्यादा या तेज़ी से बढ़ने वाली है और इस उस बैठक के अनुसार एनर्जी असेसमेंट कमेटी ने, जो कि राज्य स्तरीय कमेटी है, उन्होंने कहा कि 2030-31 तक लगभग 2000 मेगावाट और 2035-36 तक लगभग 5000 मेगावाट की ज़रूरत पड़ सकती है। जी। तो आपने तो मुझे अभी 2 बहुत ही अलग-अलग आँकड़ों के बारे में बताया। दोनों ही एजेंसियाँ जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसेसेस के थ्रू अपने एस्टीमेट्स निकाल रही हैं, दोनों के ही आँकड़ों में बहुत भारी अंतर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब हमें पता है कि ये प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है पावर प्रोक्योरमेंट के लिए, पावर प्लानिंग के लिए, तो ऐसे में मैं किन आँकड़ों पर भरोसा करूँ? अगर आज मुझे डिसीज़न लेना है प्लांट बैठाने का या नहीं बैठाने का, तो मैं किन आँकड़ों पर भरोसा करूँ? राइट। तो आपने सही कहा कि हमारे पास 2 एस्टीमेट्स हो गए हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का और राज्य स्तर का और दोनों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफ़रेंस है। तो जी। किसको सही माना जाए? तो मैं कहूँगा कि एक ऐसे एस्टिमेट को जो कि ज़्यादा वैज्ञानिक हो, जिसके डेटा असम्पशन्स के बारे में पूरी जी, तरीके से जी, पारदर्शिता हो और जो ज़्यादा एक्यूरेट हो, उसको इस संदर्भ में ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो बिल्कुल। इस संदर्भ में मैं देखूँगा तो सीए एक राष्ट्रीय स्तर की प्लानिंग एजेंसी है और इस तरीके की स्टडीज़ और अध्ययन करने का उसको लंबा अनुभव है। इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी डिटेल्ड है, वो पूर्णतया रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग को मॉडलिंग के द्वारा करता है। इसके अलावा जो डेटा है, जो टूल्स हैं, जो असम्पशन्स हैं, वो भी सीए की रिपोर्ट्स में पूरी तरीके से सार्वजनिक होती हैं, जी, जिससे कि एक पारदर्शिता का आवरण सीए की एस्टिमेट्स के अराउंड बनता है। जी,
वहीं मैं एनर्जी असेसमेंट कमिटी की बात करूँ तो एनर्जी असेसमेंट कमिटी काफ़ी अपारदर्शिता या पारदर्शी या ओपेक तरीके से काम करती है। जी, यानी कि हमने तो यह भी देखा है कि एनर्जी असेसमेंट कमिटी के जो मिनट्स हैं, वो भी किसी भी राज्य की एजेंसी की वेबसाइट्स पर उपलब्ध नहीं होते हैं। जी, इन मिनट्स को सामान्यतः जब भी ये एजेंसियाँ आयोग तक जाती हैं, तो आयोग के पिटिशंस के साथ संलग्न होती हैं और वही एक ज़रिया होता है इन मिनट्स को देखने का। जी, इसके जी, अलावा एनर्जी असेसमेंट कमिटी के मेथोडोलॉजी जो है, वो काफ़ी बेसिक और रूडिमेंटरी है एक तरीके से, यानी काफ़ी बिल्कुल। बुनियादी तरीके से वो अपना कंप्यूटेशन करते हैं। किसी भी तरीके की मॉडलिंग एक्सरसाइज़ रिसोर्स एडुकेसी प्लानिंग के लिए एनर्जी असेसमेंट कमिटी नहीं करती। जी, इसके अलावा जो भी मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज़ की है, जो डेटा लिया है या असम्पशन्स लिए हैं या कुछ भी टूल अगर वो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो जी, उसको लेके किसी भी तरीके की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। तो ऐसे में इस नज़रिए से देखा जाए तो फिर राज्य की मौजूदा बिजली योजना एनर्जी असेसमेंट कमिटी के आधार पर देखा जाए, तो डेफ़िनिटली इसमें रिलायबिलिटी का अभाव है और ये अपने आप में क्वेश्चनेबल या प्रश्नीय है। तो अंशुमन आपने जो है अभी माँग के आकलन के बारे में जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हमें अवगत कराया और आपने वास्तविक स्थिति जो है राजस्थान की उस पर भी काफ़ी गंभीर चीज़ें बताई हैं कि आकलन में फ़र्क हैं। और इस संदर्भ में मैं आपने शुरुआत में जो राजस्थान में हो रही प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करी, उन पर मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया राजस्थान में अभी बहुत भारी मात्रा में जो है ऊर्जा और बिजली की खरीद के प्रोसेसेस शुरू हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। राज्य की उत्पादन कंपनी जो है उसने केंद्र के और अन्य राज्यों के विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स बनाए हैं, काफ़ी समझौते किए हैं। जो अलग-अलग स्टेज पर हैं और आपने बताया कि लगभग-लगभग 2800 मेगावाट की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास अभी-अभी राजस्थान में हुआ है और जिसमें से लगभग-लगभग 50% हिस्सा जो कि 1400 मेगावाट वो राज्य के लिए ही मार्क्ड है। और ऐसे जो है अन्य तकनीकों के नए तकनीकों के जो सोलर और बैटरी स्टोरेज के लिए भी केंद्र के स्कीम्स के तहत बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स राजस्थान के लिए सेट किए गए हैं। पीएम कुसुम हो गए, पीएम सूर्य घर हो गए, इनके तहत बहुत बड़े-बड़े टारगेट सेट किए गए हैं। तो मेरा सवाल आपसे अंशुमन ये है कि ये जो प्रोक्योरमेंट हो रही हैं बहुत भारी मात्रा में, क्या यह स्टेट की डिमांड असेसमेंट जो कि या तो सीईए की हो या नहीं तो एनर्जी असेसमेंट कमेटी की हो, इनके अंतर्गत हो रही हैं क्या या फिर ये उनसे बाहर ये डिमांड प्रोक्योरमेंट हो रही हैं? तो आपने सही कहा मनीष कि काफ़ी सारी क्षमताएँ आने वाली हैं और इन क्षमताओं को देखें तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है अपने आप में। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये है कि इन काफ़ी सारी क्षमताओं को ना तो सीए ने, ना ईएसी ने अपने एस्टीमेट्स में शामिल की नहीं जी। किया है। यानी कि वैसे तो सीए जैसे हम जानते हैं कि वो राज्य से ही डेटा पर निर्भर है। हुँ। लेकिन एनर्जी असेसमेंट कमिटी ने भी जो आने वाली कई क्षमताएँ हैं या कैपेसिटीज़ हैं, उनको या तो इंक्लूड ही नहीं किया है या फिर उनको अनिश्चित या अनश्योर कैटेगरी में डाल दिया है। अनश्योर कैटेगरी से मतलब ये क्या होता है? आप ज़रा बताएँगे मुझे? जी, तो उन्होंने अनश्योर कैटेगरी में इसको इस यह कहते हुए डाल दिया है कि ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपने अभी काफ़ी प्रारंभिक चरण में हैं जी। और इनको लेके काफ़ी अनिश्चितताएँ हैं। जैसे कि ये या तो रेगुलेटर के यहाँ पर इसके लिए कोई भी अभी अप्रूवल नहीं मिला है या फिर इसको इन्वेस्टमेंट को लेके अप्रूवल नहीं मिला है। जी। तो इन सब कुछ इस तरीके की योजनाएँ हैं जिनको कि एनर्जी असेसमेंट कमिटी ने अपने मिनट्स में प्रारंभिक चरण का मानते हुए अनश्योर या अनिश्चित मान लिया है। जी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इस अनिश्चितता का सही आकलन किया गया है? क्योंकि जैसे मेरे विचार में जैसे आपने कहा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है 2800 मेगावाट का, उसमें से ये काफ़ी एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है कि राज्य के में स्थापित न्यूक्लियर पावर प्लांट का 50% हिस्सा राज्य को मिलता ही है। तो जी। ऐसे में उसको अनिश्चित नहीं कहा जा सकता। जी। इसी तरीके से कई और कैपेसिटीज़ हैं जिनको कि एनर्जी असेसमेंट कमिटी ने अनिश्चित डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन वास्तव में उनकी अनिश्चितता का आकलन सही नहीं किया है। जी।
तो ये मैं बोलूँ तो ये कुछ ऐसा ही है कि मैंने रेस्टोरेंट से महँगा खाना ऑर्डर कर लिया किसी महँगे ऑर्डर से, और वह अगर देरी से आ रहा है, तो उसके आने के पहले ही मैंने दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया। जी, अगर मैं जान रहा हूँ कि मेरी किसी तरीके की कोई कैपेसिटी अनिश्चित है, और उस अनिश्चित कैपेसिटी के एवज़ में मैं दूसरी कैपेसिटी प्लान कर रहा हूँ, तो जी, ये ज़रूरी है कि मैं जो अनिश्चित कैपेसिटी कह रहा हूँ जिसको, उसको मैं कैंसल करूँ या उसके ऊपर ऐसी जी, कार्रवाई करूँ जिससे कि उसपे आगे किसी तरीके की कोई डेवलपमेंट ना हो। तो ये शायद निजी या व्यक्तिगत धन के परिप्रेक्ष्य में शायद संभव है, लेकिन बात जब सार्वजनिक धन की हो, तो इतनी बड़ी राशि का डबल ऑर्डर बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकता। जी, जी। तो और इसके अलावा आपको इस पर कोई मतलब आपत्ति नज़र आती है कि जैसे अलग-अलग सोर्सेस का, अलग-अलग कैपेसिटी का, अल्टरनेटिव्स का, केवल को किसी एक अल्टरनेटिव पर फ़ोकस करते हुए राइट, प्रोक्योरमेंट करना, इस पर भी कोई अगर राइट। आपत्ति है क्या रिसोर्स तो एडिक्वेसी में? अगर हम एनर्जी असेसमेंट कमेटी के अभी के आकलनों को देखें, तो ये लगता है कि उन्होंने गंभीरता से नहीं देखा कि क्या-क्या और अन्य तरीके हैं या जी, क्या और बेहतर तरीके हैं, जिनके द्वारा जो भी माँग उन्होंने निर्धारित की है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। जैसे जी, आज के परिदृश्य में मैं देखूँ तो अ, फ़र्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी का एक ऑप्शन हमारे सामने है, यानी कि सोलर प्लस बैटरी के आधार पे जो ऊर्जा दी जाती है। इसके अलावा बदलते परिदृश्य में शायद हमें लंबे अवधि के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। हो जी, सकता है कि मैं मीडियम टर्म के या कम अवधि के कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहूँ। इसके अलावा मैं ब्लेंडिंग ऑफ ऑप्शंस देख सकता हूँ। ब्लेंडिंग का अर्थ ये है कि मेरे को अगर 1000 मेगावाट की आवश्यकता है, तो हो सकता है मैं 1000 मेगावाट का किसी एक तकनीक का उपयोग करने की जगह मैं 3-4 ऑप्शंस को उसके लिए चुनूँ। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी चीज़ को खरीदने के लिए हम अलग-अलग स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानते हैं, उसके पैसे को देखते हैं, और जी, सारे ऑप्शंस देखने के बाद मैं ऐसा ऑप्शन चुनता हूँ, जो सबसे ज़्यादा किफ़ायती है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला है और मुझे जी, समय पर मिल सके। जी, तो बिजली योजना के खरीद में भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। जी, सभी जी, विकल्पों को देखकर और फिर सबसे कम लागत वाला, सबसे व्यावहारिक समाधान को चुनना आवश्यक है। जी, और इस संदर्भ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आरईआरसी ने भी ये अपने 3200 मेगावाट का जो ऑर्डर था, जिसके अंदर उन्होंने 3200 मेगावाट के प्रस्ताव को खारिज किया राज्य के। उन्होंने बोला कि राज्य की माँग और क्षमता योजना में गंभीर गंभीर कमियाँ हैं, और काफ़ी सारे अन्य इश्यूज़ को भी राज्य के आयोग ने सामने रखा। तो वैसे तो ये याचिका पे आदेश अपने आप में दोबारा से रिव्यू पर है, लेकिन स्टिल जो आदेश है वो राज्य स्तरीय प्लानिंग की काफ़ी सारी कमज़ोरियों को साफ तौर पर प्रकट करता है। बिल्कुल अंशुमन, आपने अभी-अभी जैसे 3200 मेगावाट वाले ऑर्डर का ज़िक्र किया, तो उस पिटिशन पे और उस ऑर्डर पे मैंने काम किया है, पिटिशन पर ख़ास करके। और ऑर्डर को जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी यही पाया कि कमीशन का कहना था कि क्योंकि राज्य की ओर से, केंद्र की ओर से नई तकनीकों पर अभी फ़ोकस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि बैटरी प्लस स्टोरेज आपने जैसे बताया। और इस फ़ोकस को ध्यान में रखते हुए 3200 मेगावाट के कोयले के आधारित पावर प्रोक्योर करने पर गंभीर सवाल उठाया और मना किया कमीशन ने। और ऐसा बस कमीशन का ही नहीं कहना था। विद्युत के क्षेत्र में काम करने वाली अन्य जो संस्थाएँ हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका भी लगभग-लगभग यही मानना था इस पिटीशन पर। अगर हम बात करें प्रयास एनर्जी ग्रुप नामक एक संस्था की, जो कि इस क्षेत्र में पिछले 30 साल से काम कर रही हैं और उन्होंने एक अपना पहचान बना लिया है इस क्षेत्र में। उनका भी यही कहना था कि राज्य में जो है एजेंसियाँ राज्य की वो डिमांड को लेकर के बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड वो अनुमान दे रही हैं राज्य के डिमांड में बढ़ोतरी की, जो कि शायद थोड़ी और कंज़र्वेटिव हो सकती हैं। और उनका ये भी नहीं, यहाँ तक भी नहीं, उनका यह भी कहना था कि
अगर जो एनर्जी असेसमेंट कमेटी है और जो बाकी एजेंसियां हैं जिन्होंने राइट, स्टेट में ये कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन दिया, उनका ये भी कहना था कि जो अभी चल रहे पावर प्लांट्स हैं, उनको जल्दी रिटायर करने की बात की जा रही है। जैसे कोटा हो राइट। गए, सूरतगढ़ हो गए, जो कि प्रयास एनर्जी ग्रुप का कहना है कि सही नहीं है। ये प्लांट्स में और भी अभी काम करने की क्षमता है और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो नाम के एक विशेषज्ञ हैं, जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते हैं। उनका भले डिमांड एस्टिमेट्स पर कोई ऐसा ख़ास कमेंट था नहीं, पर उनका ये कहना था कि राज्य को, ख़ास करके राजस्थान जैसे राज्य को, जहाँ पर सोलर की इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर सोलर और बैटरी के ब्लेंडिंग के ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। ख़ास करके क्योंकि ना केवल कोयला एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, बल्कि वो बहुत महँगा भी है। आपको 5 से 6 रुपए प्रति यूनिट उसका दाम पड़ सकता है और वहीं अगर आप ब्लेंडेड ऑप्शंस का लें, जहाँ सोलर और बैटरी मिला लिया जाए, तो ऐसे में आपको वो लगभग-लगभग ढाई 3 रुपए प्रति यूनिट में मिल जाता है। तो इस संदर्भ में हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट दोनों में ही काफ़ी ख़ामियाँ हैं राजस्थान में। जी। तो ऐसे में आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? क्या कदम उठाने चाहिए इन ख़ामियों को कवर करने में, इन गैप्स को कवर करने में? मेरे विचार में अभी अ, फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी ऑलरेडी चल रही हैं योजना की, उत्पादन की, अनुबंधों की, प्लानिंग की। तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले ये करना चाहिए कि सभी बिजली खरीद और क्षमता से जुड़ी योजनाओं को एक जगह कंसोलिडेट करना चाहिए। जी, यानी कि जितनी भी प्लान्स हैं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करूँ तो कुसुम और पीएम सूर्यघर की जो योजना के टारगेट्स हैं, जी, अगर मैं उत्पादन कंपनी की बात करूँ तो जितने भी जॉइंट वेंचर्स हैं, जी। अगर मैं न्यूक्लियर पावर की बात करूँ तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाले हैं या भविष्य के अगले 1-2 साल में आने की संभावना है। हुँ, इसके अलावा जितने भी हमारे टेंडर्स रिलीज़ किए गए हैं पावर की खरीद के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इन सभी को एक जगह कंसोलिडेट किया जाए और देखा जाए कि राजस्थान में अगले कुछ समय में 3 से 5 साल में कौन-कौन से पावर आने की संभावना है। जी, इसके अलावा दूसरा जो मैं बात बोलूँगा वो ये है कि इन सभी जो भी प्रस्ताव या जो भी ऑप्शंस हैं, इनको एक गहन आकलन करना चाहिए इनका कि इनमें से कौन से श्योर हैं, कौन से अनश्योर हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने पहले कहा कि अनिश्चितता का आकलन थोड़ा गलत शायद हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो बिल्कुल, कौन-सी कैपेसिटीज़ ऐसी हैं जो कि सही में आएँगी और कौन-सी कैपेसिटीज़ ऐसी नहीं है ऐसी हैं जो कि शायद नहीं आ सकती। उन सब का एक असेसमेंट होना चाहिए और उस असेसमेंट के आधार पर हमें किसी भी क्षमता की प्लानिंग करनी चाहिए और जो भी हम अनिश्चित मान रहे हैं, उसके ऊपर कार्यवाही करते हुए उसके डेवलपमेंट को रोक देने के प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम जो मैं बोलूँगा वो ये है कि राजस्थान को अपना रिसोर्स एडुकेसी प्लान अपना एक तैयार करना चाहिए। अ, वर्तमान परिदृश्य में जैसे कि मैंने कहा राजस्थान का रिसोर्स एडुकेसी प्लान काफ़ी बुनियादी, रूडिमेंटरी और बेसिक तरीके से तैयार किया गया है। कोई जी, जी, मॉडलिंग एक्सरसाइज़ नहीं की जाती और इसका किसी भी तरीके से कोई भी डेटा, असम्पशन्स, मेथड एटसेट्रा को ट्रांसपेरेंटली, पब्लिकली नहीं रखा जाता। तो ज़रूरी है कि रिसोर्स एडुकेसी प्लानिंग की के मॉडल्स स्टेट के लेवल पे तैयार किए जाएँ और उन मॉडल्स के आधार पर ये देखा जाए कि सीए के साथ किस तरीके से, किस वजह से क्या अंतर अभी भी डिमांड और कैपेसिटी प्लानिंग में स्टेट के लिए आ रहा है। और साथ ही में ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि इस नए मॉडल के आधार पर जो कि मेरे विचार में चूँकि राज्य स्तर का है तो ज़्यादा बेहतर डेटा और वास्तविक स्थिति के करीब होगा। तो इसके आधार पर आयोग के समक्ष वह सीए की रिसोर्स एडुकेसी प्लान को ज़्यादा अच्छे से अपने आर्गुमेंट्स उसके अगेंस्ट दे पाएँगे, अगर उसमें कोई डेविएशंस होते हैं तो। तो बिल्कुल सही बात है। ये कदम तो बहुत ही मुझे लगते हैं कि ज़रूरी हैं आज के लिए। पर ये तो आज की बात हो गई। ये हो गया शॉर्ट टर्म आप जो बता रहे हो कि अभी की जो परेशानियाँ उनसे दूर होने के लिए। दीर्घकालिक लाभ के लिए और मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अपने एजेंसियों को किस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे? इस पर अगर आप कुछ ज़ोर दें तो? राइट।
तो दीर्घकालिक के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि राज्य में खुद में एक रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग का कैपेसिटी होनी चाहिए। वर्तमान में राज्य की एजेंसीज़ में रिसोर्स एडिक्वेसी की प्लानिंग की कोई कैपेसिटी नहीं है। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या विंग नहीं है जो कि रिसोर्स एडिक्वेसी प्लानिंग और मॉडलिंग की संबंधित सारी तकनीकी स्टडीज़ को समझता हो। तो ज़रूरी है कि एक इस तरीके का दल या विंग बनाया जाए जो कि जिससे कि ये प्लानिंग राज्य स्तर पर ही किए जा सके। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी पे को प्राथमिकता देनी होगी। जी, ज़रूरी होगी कि बिजली की खरीद की सभी योजनाएँ और जितनी भी प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज़ हैं, मेथड है, असम्पशन है, डेटा है, जो भी इसके अंदर कंप्यूटेशंस की जा रही है, उसको पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखा जाए जिससे कि जनता का भरोसा इस पे हो। जी, इसके अलावा कुछ इस तरीके के मैकेनिज़्म्स एंश्योर करने के लिए अपनाने होंगे, कुछ ऐसे एसओपीज़ अपनाने होंगे जिससे कि सबसे कम लागत वाले विकल्पों को प्राथमिकता मिले। इसके अलावा अभी राजस्थान में पावर प्रोक्योरमेंट विभिन्न एजेंसीज़ अलग-अलग तरीके से देख रही हैं। ज़रूरी है किसी एक एजेंसी के अंतर्गत इन प्रोक्योरमेंट के विभिन्न प्लान्स का कंसोलिडेशन हो और एक एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ना केवल पूरी प्लानिंग के लिए बल्कि उस सभी जो भी प्लान्स उत्पादन के या अनुबंधों के होने वाले हैं, उसको कंसोलिडेशन के लिए भी। और फाइनली मैं बात करूँगा डेटा गवर्नेंस पे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए कहा जाता है कि जो डेटा है डिमांड फोरकास्टिंग या कैपेसिटी प्लानिंग या रिसोर्स जी, एडिकेसी के लिए, उसकी उपलब्धता अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो डेटा गवर्नेंस पे काम करना चाहिए कि सही फॉर्मेट्स पे डेटा कलेक्ट हो, उस डेटा कलेक्शन के बाद उस डेटा की क्वालिटी को इंश्योर करते हुए समय पर सटीक और अच्छी गुणवत्ता के साथ उस डेटा को जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है उस तक पहुंचाना चाहिए जिसका कि सही तरीके से मैनेजमेंट और उपयोग हो सके जी। उस प्लानिंग एजेंसी द्वारा। तो ये कुछ दीर्घकालिक सुझाव हैं जिनके तहत राजस्थान में रिसोर्स एडिकेसी प्लानिंग को बेहतर किया जा सकता है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की मनीष। बिल्कुल। हमने जाना कि किस तरीके से बिजली खरीद की योजनाएँ और पावर प्लानिंग कंज़्यूमर्स को अफ़ेक्ट कर सकती हैं, राजस्थान में क्या इश्यूज़ हैं जी, और क्या चीज़ें कही जा रही हैं राजस्थान की प्लानिंग के बारे में, जी, कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में और बाकी लोग भी क्या कह रहे हैं। जी, तो ज़रूरी है कि इन दीर्घकालिक उपायों को अपनाया जाए और साथ में शॉर्ट टर्म के जो मेजर्स हैं उनको इमीडिएटली अपनाया जाए बिल्कुल। क्योंकि बिजली क्षेत्र में आगे का रास्ता शॉर्ट टर्म प्राथमिकता यानी शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज़ और राजनीतिक संकेतक यानी पॉलिटिकल सिग्नलिंग के बजाय ज़रूरी है कि एक व्यावहारिक डेटा आधारित और पारदर्शी दृष्टिकोण के आधार पर ही बिजली खरीद की प्लानिंग की जाए। बिल्कुल। जी। तो इसी के साथ इस एपिसोड का हम समापन करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे एक नए एपिसोड और बिजली क्षेत्र के से संबंधित किसी एक और मुद्दे को लेके। धन्यवाद।